हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछला जो नाइट था उसमें आप लोगों का जो डेट शीट है वो फाइनल हो चुका है। आप लोगों के एग्ज़ाम अब निश्चित हो चुके हैं। अब एग्ज़ाम निश्चित डेट एग्ज़ाम की निश्चित हो चुकी है। ठीक है। तो अब आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। ठीक है ना। और मैं जितना मैंने देखा है बच्चों को, उसमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके पास में अभी तक मटेरियल भी नहीं है। पढ़ेंगे कहाँ से? उस तरह का मटेरियल भी उन्होंने अभी तक बुक्स वगैरह नहीं ली है। तो देखिए, अब समय इतना कम है कि अगर आप बुक से पढ़ने बैठ गए तो फिर आपको बहुत समस्या हो जाएंगी। आपकी परसेंटेज डाउन हो सकती है और आप पास तो हो जाएंगे या आप फेल भी हो सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप पास भी हो गए तो 40% 45% लाकर करोगे क्या? ठीक है ना। आज की डेट में परसेंटेज मायने रखता है और आपको कम से कम 75 प्लस करना होता है। ठीक है ना। और बीकॉम आप कर रहे हैं और आपकी परसेंटेज अगर डाउन रह गई 45% या 40% रह गई तो फिर आपको बड़ी समस्याएं हो सकती हैं आगे फ्यूचर में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हमारे कहने से हमें ये मौका मिला है कि हम आप लोगों को एक, जैसे कि पेपर्स अब तक हम वन शॉट वीडियो करा रहे थे, सारी वन शॉट वीडियो हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है। और अब हम आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है ना। आज तो मैं कुछ ही क्वेश्चन लेके आया हूँ, बाकी हम प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू आपको सारे पीवाईक्यू आपको करा देंगे। ठीक है ना। लेकिन यूट्यूब पे शायद हो सकता है मैं कहूँगा कि ये वीडियो तो आपकी चाहे, ठीक है ना, क्योंकि हम इसको थोड़ा ऊपर ऊपर से बताएंगे। बाकी इन डेप्थ में जो हम आपको पढ़ाएंगे, जो क्वेश्चंस कराएंगे, वो आपको हम ऐप पर प्रोवाइड कराएंगे। तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक एलयू अपडेट एलयू अपडेट यूट्यूब चैनल भी है और एलयू अपडेट के नाम से एक ऐप भी है, अगर आपने उस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसको कर लीजिएगा। ठीक है। आप उसको डाउनलोड करोगे, उसके बाद में आप कोर्स परचेज करोगे तो फिर आपको वहाँ पर जो भी वीडियो हैं इनकम टैक्स की या जो भी आपका सब्जेक्ट है, आज हम बात करेंगे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर की। और मैं बीकॉम वाले जो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उससे स्पेशली कहना चाहूँगा, क्योंकि देखो हम भी पढ़े हैं, इन सब्जेक्टों को पढ़ के हम भी आ रहे हैं। ठीक है ना। तो इन सब्जेक्टों को हमने भी पढ़ा है और हमने भी देखा है, तो ये इतने आसान सब्जेक्ट नहीं है। ये इनकम टैक्स लॉ जो है ये लॉ है, राइट। और लॉ को समझना एक आसान काम नहीं होता। और इसको इसको जैसे मान लो आप लॉन्ग क्वेश्चन करने जाओगे तो इसके बारे में लिखना भी एक आसान काम नहीं है। ध्यान रखना, लिखने का तरीका आपको हम बताते हैं, है ना। और किस तरह से आपको लिखना है, क्योंकि इसमें तो आपको एक एक लाइन को देखो, या तो आप रटोगे या समझोगे, दो ही बातें हैं। और जो आपका जो लॉ, कोई भी लॉ उठा के देख लीजिएगा, मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कंपनी लॉ उठा के देखिएगा और बहुत सारे लॉ हैं। ठीक है ना। जैसे कि आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, कोई भी एक्ट उठा के देख लीजिएगा, उसकी जो लैंग्वेज होती है वो सामान्य लैंग्वेज नहीं होती है। ठीक है ना। सामान्य लैंग्वेज वो नहीं होती है, तो उसको उसको रटना बहुत कठिन काम है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप उसको समझोगे और पूरे मन से पढ़ोगे तो चीज़ें आपको आ जाएंगी। और हम आपको वीडियो में यही काम कर रहे हैं। ठीक है। तो आपसे हम ये कह रहे हैं कि आप जो है एलयू अपडेट जो है, आप जो है ऐप डाउनलोड करिएगा और उसमें आप जो है कोर्स परचेज कर लीजिए। ज़्यादा नहीं है इसका प्राइस, जिससे आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएं, आपको सारा जो हम क्वेश्चंस कराएंगे वो मिल जाए और पेपर के टाइम तक आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। अब देखिए आपके ऊपर है, हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। आप चाहें तो आप कर सकते हैं और ना चाहें तो ना करें। ठीक है ना। लेकिन मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आप कर लें तो देखिए, आप कहीं थोड़ा घूमने भी चले जाते हैं तो 400-500 रुपये ऐसे ही, है ना, हो जाते हैं हमारे बेकार। लेकिन आप पढ़ाई पर पैसा अगर आप लगा रहे हैं तो उसका उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। इतना आप समझ लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। डेट शीट आपकी आ चुकी है, एग्ज़ाम की फाइनल डेट आ गई है।
आप जो है देख सकते हैं। हमारा ये नंबर भी है, आप इस नंबर को आपने व्हाट्सएप पे करिए, ठीक है, व्हाट्सएप पे करिएगा। और जब आप व्हाट्सएप पे करेंगे इस नंबर को, तो उस पर आप लिखेंगे डेट शीट, तो आपको डेट शीट मिल जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिक, अब आप समझ रहे हैं सिस्टम चल रहे हैं सब, तो आपको तुरंत ही आपको मतलब जैसे ही आप उस पर लिखोगे फाइनल डेट शीट, तो तुरंत आपके लिए डेट शीट प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो हम आज जो है इनकम टैक्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए, सारे क्वेश्चंस को बहुत ऊपर ऊपर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हम यूट्यूब पे इन डेप्थ में जाके नहीं कराएंगे। हालांकि हमने कुछ किया है, लेकिन ज़्यादा नहीं करा पाएंगे, इतना समझ लीजिएगा। बस मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना। कभी आप इससे एवेल्यूएट करें कि हम इस तरह से पढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा आप समझ रहे हैं कि अब हमारे ऊपर भी थोड़ा प्रेशर है, बहुत सारी क्लासेज हैं, सबके पेपर्स मतलब हमें कराने हैं सॉल्व। तो अब हम क्या करेंगे, यूट्यूब वालों के लिए तो कंटेंट कुछ, और जो वीडियो होता है वो थोड़ा सा अब ऐसा ही जाएगा और कम जाएगा। आज हम बना रहे हैं, शायद ये भी वीडियो ये तो जाएगा, मैंने कह दिया आप लोगों से, यूट्यूब पे जाएगा ये वीडियो, मैंने बोल दूंगा उन लोगों से। लेकिन बाकी जो आगे जो क्वेश्चन हम कराएंगे वो शायद यूट्यूब पे ना जाए, वो डायरेक्ट ऐप में जाए। इसलिए आपसे मेरा कहना है कि आप जो है ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, कोर्स परचेज कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम कराएंगे ना, और उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन बाहर से आ जाएगा, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। जो हम आपको क्वेश्चन कराएं उन क्वेश्चन को कर लीजिएगा, आराम से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं इसकी। तो वो ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ इज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी डिटरमाइन फॉर इनकम टैक्स पर्पज, यानी कि आयकर के लिए करदाता की निवास स्थिति का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना। भाई आप सबसे पहले तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखोगे ना। अगर आपसे ये कहा जाए कि इनकम टैक्स आपको लगाना है, तो सबसे पहले स्टेप में आपको रेजिडेंशियल स्टेटस देखना होता है कि किसी भी पर्सन का मतलब समझ रहे, इनकम टैक्स में पर्सन का मतलब वाइडर है। पर्सन में आपका इंडिविजुअल भी आएगा, फर्म भी आएगा, एचयूएफ भी आएगा, कंपनी भी आएगी, एओपी आएगा, बीओपी आएगा, ठीक है ना, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी आएगा, ठीक है, और आपका लोकल अथॉरिटी भी आएंगे। ये 8 लोगों को शामिल किया जाता है। तो पर्सन एक वाइडर टर्म है। तो उसको मैं उसके बारे में बोल रहा था कि आयकर के लिए करदाता की निवास स्थिति को कैसे निर्धारित करोगे आप। तो सबसे पहले तो आपको रेजिडेंशियल स्टेटस ही देखना है। हाँ जी, निवास स्थिति को देखना है। तो इसका आंसर आप कैसे करें, वो कह रहा है कि निवास स्थान पर एवं कर दायित्व के आपसी संबंधों को स्पष्ट कीजिए। मतलब एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। इनके बीच में रिलेशनशिप आपको बताना है, क्या बनेगा उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अलग अलग देशों में जो टैक्स का सिस्टम होता है, जो टैक्स लगता है उसका जो बेस होता है वो अलग अलग होता है। अमेरिका में जो टैक्स लगता है वो सिटीजनशिप की बेस पे लगता है। सिटीजनशिप बेस पे लगता है अमेरिका में टैक्स, राइट, सिटीजनशिप। लेकिन हमारे देश में जो टैक्स लगता है वो रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे लगता है, ये ध्यान रखना। अलग अलग देशों के अपने अपने लॉ हैं, वो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो मैंने अमेरिका के बारे में बात कर दी। हालांकि हमारे देश में सिटीजनशिप है, और ठीक है ना, सिटीजनशिप मिलती है ना हमारे देश में, सब देशों में मिलती है सिटीजनशिप। लेकिन हमारे देश में टैक्स का जो बेस है वो सिटीजनशिप नहीं है, वो क्या है, वो है रेजिडेंशियल स्टेटस। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है भाई, देखो वैसे रीजन तो पूछ नहीं रहा, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं। हमारा देश देखिए, आपको पता है डेवलपिंग कंट्री है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं फिरंगी घूमने के लिए। तो गवर्नमेंट जो है उन लोगों को भी टैक्स के दायरे में लाना चाहती है ना। कोई व्यक्ति ज़्यादा दिन तक रुके तो फिर पैसा दे हमको। भाई इंडिया में आओगे, इंडिया में कमाओगे, इंडिया में कुछ करोगे, इंडिया में घूमोगे फिरोगे, तो गवर्नमेंट को टैक्स दोगे। तो स्टेटस चेक किया जाता है प्रत्येक व्यक्ति का, ठीक है ना। अब अमेरिका है, और अमेरिका कैसा है, अमेरिका तो देखो डेवलप कंट्री है। अब जो डेवलप कंट्री है तो वो सिटीजनशिप के लेगा ही लेगा, क्योंकि उसको वहाँ रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, है। कैसे जनरेट होगा, मान लो अमेरिका में कोई व्यक्ति है, वो अमेरिका का है, ठीक है ना। अब वो अमेरिका का है, यानी कि सिटीजनशिप उसकी अमेरिका में है, ठीक है ना। अब वो जो है, पहली बात तो अमेरिका छोड़ के जाएगा नहीं। अगर वो अमेरिका छोड़ के चला भी गया तो उसकी इनकम तो देखो आप समझ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में ही इनकम लोगों की एक हाई लेवल पर है, और वो जहाँ भी जाएगा वो ज़्यादा ही कमाएगा उससे, जब भी तो जाएगा विदेश में। कोई व्यक्ति को ऐसा तो नहीं है कि वो फालतू की जाए या फिर कहीं घूमने जाएगा। तो वहाँ की गवर्नमेंट जो सिटीजनशिप के बेस पर टैक्स लेती है। खैर ये बात आपको बतानी इसीलिए थी कि बेशक आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हमारे देश की गवर्नमेंट क्यों करती है ऐसा। तो सिटीजनशिप
के बेस पर टैक्स लग सकता है या रेजिडेंशियल बेस के ऊपर टैक्स लगता है, दो ही ये बेस चलते हैं। तो हमारे देश में रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर टैक्स लगाया जाता है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस को कहाँ बताया गया है? रेजिडेंशियल स्टेटस को इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है ना, ये तो आप जानते हैं। हाँ जी, ये हम तो जानते हैं, इनकम टैक्स एक्ट, यही तो पढ़ रहे हैं हम। हाँ जी, आप यही पढ़ रहे हो, और इस बुक का नाम कुछ अलग अलग लिख देते हैं, लेकिन बात ये है कि आप पूरा एक्ट पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप लोग ना, बहुत सारे ऐसे हैं, बस यूट्यूब पे वीडियो जाती है, सर ये करा दो, वो करा दो, बोलते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमने ये नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी आप देखो, अपनी तरफ देखिएगा कि आपकी सिर के ऊपर बिल्कुल एकदम से, मैं कहूँगा कि तलवार लटकी हुई है, एग्जाम एकदम सिर पर है। हाँ जी, सिर पर है। अब आप केवल यूट्यूब के भरोसे करते रहें कि यूट्यूब पे आए, देखिए ये भी लोग हमको थोड़ा बहुत देते हैं खर्चा वर्चे के लिए, ठीक है ना, तो उनका भी होना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है ना, तभी वो हमें दे पाएंगे और फिर तभी हम काम कर पाएंगे, है ना। तो आप 400 या 500 रुपये के चक्कर में इतना वो ना करिएगा। आप जो है डाउनलोड कर लीजिए। वैसे मैं कह रहा हूँ थोड़ा लेट कर दिया, 1 महीने पहले ये काम करते आप तो और बेटर रहता, लेकिन अब भी आपके पास में समय है, अब भी समय है। आप वन शॉर्ट वीडियो देख के जाओगे ना, वन शॉर्ट वीडियो एग्जाम से पहले, एक दिन पहले आप जो वन शॉर्ट वीडियो लगा लेना, ठीक है ना, और उसको देख करके जाना, आप बहुत कुछ लगाओगे। सब कुछ नहीं लिख के आओगे ना, तो बहुत कुछ लिख के आ जाओगे आप, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, जो चीज़ हमको दिख रही है ना, और सामने बोली जा रही है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पर कुछ अलग पड़ता है। आपको अभी थोड़ा ये समझ नहीं आ रहा होगा, सोच रहे होंगे हम तो रट लेंगे, ये कर लेंगे। आप एग्जाम में 1 पेज या आधे पेज पे ही सिमट जाओगे, नहीं लिख पाओगे कुछ ज़्यादा। और आप नहीं लिख पाओगे, ये मैटर नहीं करता कि हम इंग्लिश में लिख रहे हैं या हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर जो बच्चा बढ़िया है पढ़ाई में, अच्छे से उसने पढ़ाई की है, वो हिंदी में लिख के आए, लेकिन सॉलिड लिख के आए, अच्छा लिख के आए, ठीक है ना, तो ठीक है। और बाकी आप जो है ये सोच रहे हैं कि हम तो इंग्लिश वर्जन में लिखेंगे और कुछ भी लिख आएंगे, नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिल पाएंगे भाई। वो भी पढ़ के आपको नंबर मार्किंग होगी, ऐसे नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन है 5, वो बताता है रेजिडेंस के बारे में। किसके बारे में? रेजिडेंस के बारे में, रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। तो इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 5 है, उसमें बताएगा रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। तो किसी भी व्यक्ति का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, पर्सन का, वो 2 तरह का हो सकता है। कौन कौन? एक तो हो सकता है वो रेसिडेंट हो सकता है, और एक हो सकता है नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट। अगर वो रेजिडेंट है तो वो 2 तरह का होगा। अगर वो रेजिडेंट है तो कितने तरह का होगा? 2 तरह का। एक तो होता है आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंस, ओके। एक तो होता है वो आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंस, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी रेजिडेंस। और एक होता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। ये सेक्शन किस में बात की गई है? ये सेक्शन 5 में बात की गई है। या तो होगा वो रेजिडेंस या फिर होगा नॉन रेजिडेंस, ठीक है ना। रेजिडेंस कौन होगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंस, हम इसको ओ आर बोल देंगे आगे जाके, इसको एन ओ आर बोल देंगे और इसको एन आर बोल देंगे, एन आर, राइट। शॉर्ट में हम बात थोड़ा सा कर लेंगे, क्योंकि आपको अब ऊपर ऊपर से बताना है। ये सेक्शन 5 है, वो बात करता है रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस की। और रेजिडेंस को हमने 2 पार्ट में बांटा है, ऑर्डिनरी रेजिडेंस और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस। अब इस चीज़ को डिक्लेयर करने के लिए, इस चीज़ को निर्धारित करने के लिए, इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए कि उनका स्टेटस कैसा है, उनका स्टेटस कैसा है,
कि वो मतलब उनका स्टेटस कैसा है, यानी कि वो रेजिडेंस है या नॉन रेजिडेंट है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको देखनी पड़ती है इनकम टैक्स एक्ट में जो आपको कंडीशन दे रखी हैं जो इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 6 में कंडीशन दे रखी हैं, उनको देखना पड़ता है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ लिख दूँ, हाँ जी यहाँ लिख दूँ, तो थोड़ा सा आप एक बार और देख लीजिएगा, बहुत आराम से कर लोगे क्वेश्चन, है ना। और देखिए आप सोच रहे होंगे कि एकदम ऊपर ऊपर से बता दिया, इनके सामने भी आप लिखोगे जो अभी मैंने बताया, मैं एक बार और बता देता हूँ। हम बात कर रहे हैं ये पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये जो आपका वो बना रहे हैं हम, ये जो क्लास है यानी कि जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, ये क्लास है आपकी बीकॉम थर्ड सेम, आई थिंक यही है, ठीक है ना। और इसका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग रख दिया जाता है, हमारे तरफ इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट होता है, तो मैं लिख देता हूँ इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट, राइट। हमारी तरफ यूनिवर्सिटी कुछ नाम अलग अलग रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी आप नाम से कंफ्यूज हो जाए, ठीक है ना। इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट होता है हमारी तरफ, आपकी एलयू में पता नहीं मेरे पास में, क्योंकि सीसीएस से पढ़े हुए हैं हम तो, ठीक है ना, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ, ओके। तो वहाँ पर ये चलता है। बाकी ये बात एक है, इसको आप इनकम टैक्स भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, आप इसको जो है दूसरा नाम आप डायरेक्ट टैक्स भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स भी बात एक ही है, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, डायरेक्ट टैक्स के नाम से भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे किसकी, कि भाई हमारे पास में क्वेश्चन है कि एक कैसे डिटरमाइन किया जाता है स्टेटस, तो रेजिडेंस स्टेटस कैसे मतलब किया जाता है। तो इनकम टैक्स, मैं थोड़ा सा इधर लिखूंगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो सेक्शन है सेक्शन 5, उस सेक्शन 5 में बताया गया है कि कोई भी पर्सन जो होगा वो दो कैटेगरी में हो सकता है, दो कैटेगरी में, या तो होगा वो रेजिडेंट्स, या तो होगा वो रेजिडेंस, या फिर होगा रेसिडेंट, या फिर होगा वो नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। आप इसको निवासी कह सकते हैं और इसको अनिवासी बोल सकते हैं। आप इसको निवासी कह सकते हैं और इसको आप अनिवासी कह सकते हैं। अगर वो निवासी है तो दो तरह का हो सकता है, दो तरह का हो सकता है। दो तरह का कैसे, ये सेक्शन आप जरूर लिखिएगा, ये सेक्शन जरूर लिखिएगा। और आप इस तरह से बनाएंगे ना तो एक पेज तो देखो इसी में चला गया, फिर इनकी डेफिनेशन लिखने चले गए आप तो एक पेज उसमें चला गया। तो कितना अच्छा आप लिख सकते हैं, कितना अच्छा आप करा सकते हैं, ठीक है ना। समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे, 45 या कुछ मिनट में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको मैं समझा रहा हूँ, केवल आप उसको समझिएगा। और मेरा फिर आपसे कहना है कि 400 या 500 रुपये का शायद कोर्स है, ज़्यादा महंगा कोर्स है नहीं मेरे ख्याल में। और आप जो है अगर आपके पास में अभी बिल्कुल भी आपकी तैयारी नहीं है तो आप तुरंत उस पर जाएँ, तुरंत उसको डाउनलोड करने के बाद में और अपना आज से ही तैयारी कर दें। सब सब्जेक्ट की आपको सब कुछ मिल जाएगा और फिर मैं आपके साथ में खड़ा हुआ हूँ। भाई आप ये सोच रहे हैं ना कि हमको तो ऑनलाइन पढ़ा दो, मैं कल शाम से ही पढ़ा दूंगा, लेकिन आप कुछ कहें तो सही। ऑनलाइन हम पढ़ाने को तैयार है, यूट्यूब पे पढ़ा दे चलो। अगर आप सोच रहे हैं कि हम तो फ्री में पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, तो चलो, लेकिन कम से कम आप कमेंट्स करिएगा और कम से कम 10 से 15 स्टूडेंट होने चाहिए, तो बात अच्छी है। मान लो अब एक स्टूडेंट आया यूट्यूब पे, कोई मतलब बनेगा। आप देखो, आप जो है अपनी क्लास में जाएँ तो बच्चों के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ में इस बात को शेयर करिएगा, ठीक है ना। तो हम तैयार हैं। अगर आप सोच रहे हैं यूट्यूब पे ही पढ़ने की, तो हम आपको ऑनलाइन हर एक सब्जेक्ट का एक एक दिन रख लेंगे और उसके बेस पर आप लोगों को सारे जो क्वेश्चंस हैं जितने भी हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना, वो हम आपको करा देंगे, ठीक।
ठीक है। लेकिन सबसे बेटर ये रहेगा, मैं भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, सबसे बेटर तरीका यही रहेगा कि आप ऐप पे जाएं, क्योंकि ऐप पे ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं। अब मान लो हमने तो कह दिया आप लोगों से, हमें ऊपर से नहीं मिली इस चीज़ की परमिशन कि यूट्यूब पे करा दीजिएगा, तो फिर क्या होगा। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है ऐप पे जाओ, तुरंत उसको डाउनलोड करो और तुरंत अपना परचेज करके कोर्स, उसमें सारी वीडियो हैं, आप देख लीजिएगा। करीबन 50+ वीडियो हैं, बट आपको देख लेना है, क्योंकि वो तो पूरा सिलेबस कराया हुआ है हमारा। लेकिन आप वन शॉट वीडियो देखिएगा और उसके बेस पर मान लो आपने कोई क्वेश्चन देखा, अब वो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा, तो उन वीडियो में थोड़ा थोड़ा देखिएगा और वहाँ जहाँ टॉपिक है वो उसी पूरे टॉपिक को क्लियर करिएगा। जैसे कि मान लो हमारा क्वेश्चन आ रहा है इनकम टैक्स एडवांस टैक्स से, तो एडवांस टैक्स में आपको वीडियो जो मिलेगा लगभग वो 50 के बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें मिलेगा। ओके, चलिए। तो रेजिडेंट दो तरह का होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एक होगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टेटस की। हमने यहाँ पर स्टेटस बताया केवल आपको। अब आपको स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए आपको स्टेटस को डिटरमाइन करना है। हाँ जी सर जी, यही तो बात कह रहे हैं आप बार बार। आप जो है डिटरमाइन, ये तो मैंने स्टेटस बताया आपको, स्टेटस इस तरह का हो सकता है। अब वो होगा, वो हो सकता है इस तरह में से, लेकिन होगा तो एक। सेक्शन 5 ये कहता है कि आपका किसी भी पर्सन में 8 लोग आते हैं, 8, ठीक है ना, 8, उनमें से ये 3 में से कोई एक होगा, तीनों तो नहीं हो सकता ना भाई, कोई भी है, या तो वो फीमेल होगी या मेल होगी, है ना, या फिर तीसरा जेंडर होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, समझ रहे ना। तो यहां पर आपको क्या बताया गया है, यहां पर बताया गया है सेक्शन 5 में स्टेटस की टाइप। अब हम उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, ठीक है ना, क्या करना है हमको, डिटरमाइन, ठीक है ना। रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन अगर आपको करना है तो डिटरमाइनेशन के लिए सेक्शन क्या दिया गया है, सेक्शन 6 दिया गया है। अब सेक्शन 6 में कुछ कंडीशन दे रखी हैं, तो उन कंडीशन को 2 पार्टों में बांटा गया है, 2 पार्ट में। कौन कौन सी, एक तो बेसिक कंडीशन। ये क्वेश्चन तो आपको आया हुआ है, आप मुझे देखो 2 बार करा दिया, 2 या 3 बार, और कुछ ऐसे भी नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है ना, जो कमेंट्स भी करते हैं, कहते भी कि हाँ सर जी ये ऐसा वीडियो ले आइए आप। अब भी पिछली वीडियो में बोला है कि आप जो है मैं PYQ करा दीजिएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन तो आना है, मैंने बोल दिया। अब ये जब क्वेश्चन आ जाएगा, जब आपका एग्जाम हो जाएगा, तो आप ये वीडियो जरूर देखोगे। मैं समझता हूँ कि बीकॉम का कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो इस वीडियो को ना देखे, यानी कि जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं जो देखते हैं वो तो जरूर देखेंगे। तो आप जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो मुझे इस नंबर के कॉल करके बताना कि हाँ ये आया या नहीं आया, इस नंबर पे, ठीक है, कॉल करके बताना, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ हमने ये क्वेश्चंस के ऊपर बहुत फोकस किया था और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। ओके, ठीक है साहब। अब बेसिक कंडीशन है और दूसरी होती है एडिशनल कंडीशंस। बेसिक कंडीशन, अब बेसिक कंडीशन जो है उनको बताया गया है आपका सेक्शन 6 सबसेक्शन 6A में, और इसको सेक्शन 6 सबसेक्शन 6B में। अब ये बेसिक कंडीशंस कितनी है, ये आपकी जो बेसिक कंडीशन है ये 2 है और ये भी आपकी 2 है, ठीक है। एडिशनल कंडीशन भी 2 है। अब इसको ध्यान से समझना,
आप कहोगे नहीं जी हमको समझ में नहीं आया, तो ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में रहा हो, ये इतना ही, ये नंबर याद रखना है भैया, ये 182 दिन भारत में रहा हो। दूसरी क्या है, दूसरी है कोई भी पर्सन गत वर्ष यानी कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज एंड प्रीवियस ईयर्स बिफोर 4 ईयर्स में 365 डेज स्टे उसने किया हो इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में पहली मैंने कंडीशन क्या बोली, 60 डेज पीवाई में प्रीवियस ईयर में, और प्रीवियस ईयर्स बिफोर ईयर 4 है ना, प्रीवियस ईयर से बिफोर 4 ईयर में 4 ईयर्स में कह सकते हैं आप 365 डेज वो इंडिया में रहा हो। एडिशनल कंडीशन क्या है, जो मैंने नंबर लिखा है 365, तो आपको 365 ही दिन लिखना है। 66 कर दिया, 60 कर दिया, गलत। जो टैक्स में जो चीज लिख दी वही लिखनी है आपको। दूसरा, एडिशनल कंडीशन में कोई भी पर्सन है, अगर वो गत वर्ष यानी कि गत वर्ष कहता हूं मैं प्रीवियस ईयर में, एनी पर्सन स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर्स, प्रीवियस 7 ईयर, ठीक है, प्रीवियस 7 ईयर्स में 730 डेज उसने इंडिया में स्टे किया हो। दोबारा बोल दूं, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस 7 वर्ष में, 7 ईयर्स में। अब जैसे कौन सा चल रहा है, 2025 और आपका 26 चल रहा है, ठीक है ना। तो 2025-26 ये कब से चला होगा, 1/4/2025 चला होगा, यानी कि इससे पहले इस वर्ष, ये तो करंट ईयर है ना, इस करंट ईयर से पहले जो भी वर्ष हैं आपके वो पीवाई वर्ष, प्रीवियस ईयर होते हैं। तो वो प्रीवियस ईयर जो है, अगर वो कोई भी पर्सन उन प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर कितने, 7 प्रीवियस ईयर में है ना, 7th प्रीवियस ईयर में 730 दिन इंडिया में वो रहा हो, ठीक है ना। दूसरा है प्रीवियस 10 वर्ष में, 10 ईयर्स में वो 2 ईयर्स इंडिया में रहा हो। क्लियर, तो कितने ईयर्स, 2 वर्ष। गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष वो भारत में रहा हो। गत वर्ष के 7 वर्षों में, गत वर्ष के 7 वर्षों में, यानी कि इस वर्ष को छोड़कर पीछे वाले वर्षों 7 वर्षों में 730 दिन भारत में रहा हो, तो वो होती है आपकी एडिशनल कंडीशन। अब आपको कैसे चेकआउट करना है, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ध्यान रखना, अपवाद भी हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर देंगे और आपको भी करना चाहिए। तो थोड़ा सा बस ब्रीफली बता रहा हूं क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, ध्यान सुनेंगे। अगर कोई, ध्यान से सुन लीजिएगा भाई, ध्यान सुन लीजिएगा, ठीक है ना। अगर कोई पर्सन ऑर्डिनरी रेजिडेंस है, ऑर्डिनरी रेजिडेंस है, साधारण निवासी है, तो वो कोई भी पर्सन निवासी कब कहलाएगा और अनिवासी कब कहलाएगा। अगर वो निवासी है तो साधारण है या असाधारण है, उसको हमें चेक करना है। अगर कोई व्यक्ति साधारण है, साधारण निवासी है, तो वो अगर कब होगा, अगर कोई व्यक्ति साधारण निवासी है तो उसको इन बेसिक कंडीशन में से एक शर्त को पूरा करना पड़ेगा, कोई भी एक, और इन दोनों को पूरा करना पड़ेगा, एडिशनल दोनों शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, दोनों कंडीशंस को उसको पूरा करना पड़ेगा। तो कोई भी व्यक्ति साधारण निवासी कब बनता है, जब वो बेसिक कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को और एडिशनल दोनों कंडीशन को पूरा कर दे, फुलफिल कर देगा, तो वो क्या बन जाएगा, साधारण निवासी बन जाएगा। असाधारण निवासी कब बनेगा, कोई भी व्यक्ति असाधारण निवासी कब बनेगा, जब वो बेसिक दोनों कंडीशन में से किसी एक को फॉलो कर दे और एडिशनल शर्तों में से, एडिशनल जो कंडीशन है उनमें से किसी एक को फॉलो करे या किसी एक को फॉलो ना करे। अगर दोनों फॉलो कर दी तो भाई वो बन जाएगा ना ऑर्डिनरी रेजिडेंस, साधारण निवासी। बात समझ में आ गई। और
अगर मैं अनिवासी की बात करूं तो जो कोई भी पर्सन है, अगर वो बेसिक में से कोई सी एक को भी फॉलो नहीं करता है तो फिर वो क्या बन जाएगा, असाधारण निवासी। हम एडिशनल शर्तों पे जाएंगे ही नहीं, यानी कि जो एडिशनल कंडीशन है उनके ऊपर जाएंगे नहीं हम। अगर पहले हम क्या करेंगे, पहले हमें जैसे इसका स्टेटस चेक करना है कि कोई व्यक्ति कौन है, ऑर्डिनरी रेजिडेंस है, ऑर्डिनरी रेजिडेंस है, इसको चेक करना है हमें। जब आप इसको चेक करोगे तो पहले आप बेसिक कंडीशन देखोगे, इस व्यक्ति ने दोनों में से किसी एक को फॉलो किया, अगर फॉलो कर दिया ठीक है, फिर आगे कहानी बढ़ेगी। फिर अगर उसने अगर बेसिक कंडीशन पूरी कर दी तो फिर एडिशनल कंडीशन में जाएंगे, अगर उसने दोनों को फॉलो कर दिया तो ऑर्डिनरी रेजिडेंस, और अगर उसने किसी एक को फॉलो किया या एक को भी फॉलो नहीं किया एडिशनल में से तो फिर वो क्या बन जाएगा, फिर वो बन जाएगा नॉट रेजिडेंस। ठीक है, अब इसके ऊपर जाएंगे तो हम इसको जब चेक करेंगे तो पहले बेसिक कंडीशन पे जाएंगे, बेसिक में किसी को भी उसने फॉलो नहीं किया तो फिर आगे कहानी बढ़ेगी नहीं, और हम उसको क्या कह देंगे, नॉन रेजिडेंस कह देंगे। बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें आगे भी थोड़ा सा वो है, फिर हम इन तीनों को एक जगह बांट लेते हैं। टैक्स के बारे में हमने आपको बता रखा है, इसके लिए अगर आपको डिटेल में देखना है तो अब आप जो है ऐप डाउनलोड करो और वहाँ से देखिएगा। ओके, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मैंने बेसिक चीज़ें आपको क्लियर कर दी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको देखना पड़ेगा, तो ऐप पे आप जाओगे तो पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। क्लियर क्लियर, हाँ जी, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं व्यवसाय पेशे की कर योग्य आय को समझाइए। एक्सप्लेन टैक्सेबल इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन देखिए क्वेश्चन की 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ध्यान रखना कि क्वेश्चन का जो है, आप ध्यान ये रखना कि क्वेश्चन का वो लैंग्वेज चेंज करके आपको दे सकता है। तो आप ये ना सोचें कि बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको कॉपी पेस्ट हो गया आ जाएगा। वो कुछ भी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि बिजनेस और प्रोफेशन में जो इनकम है वो कौन कौन सी है, ऐसे भी पूछ सकता है, मतलब पूछ कैसे भी सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हमने 12 टाइप की इनकम, लिखूंगा नहीं ऐसे आपको बोल दूंगा, बिजनेस और प्रोफेशन में जो टैक्सेबल इनकम होती हैं उनको हमने 12 पॉइंट बनाया है, 12 पॉइंट में बनाया है, ठीक है ना। अब आपको ऐसे इसमें क्या क्या लिखना हो सकता है सब, तो आपको लिखने को आप कहेंगे कि हमें तो भाई लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा, इतना सा उसने क्वेश्चन बना दिया और हमें इतना बड़ा करके दिखाना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो, इसमें आप बिजनेस को डिफाइन कर सकते हैं। बिजनेस को आप डिफाइन करिएगा कि इनकम टैक्स में बिजनेस का मीन्स क्या है, प्रोफेशन, वोकेशन, राइट। और ये बेसिक चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है हमसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है ना। छोटी चीज़ें हैं ये बहुत, तो इस बात का ध्यान में आप रखोगे, ठीक है ना। बेसिक चीज़ों को आप थोड़ा सा डिफाइन करोगे, सेक्शन ज़रूर लगाओगे। जो सेक्शन है आपका वो है डिफाइन अगर किया गया है तो वो सेक्शन आपका मैं लिख देता हूँ, मुझे इतना याद आ रहा है। वो सेक्शन है आपका इनकम टैक्स का सेक्शन 213 है, ठीक है ना। 213 से लेकर इन सारी टर्मों को जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 236 तक डिफाइन किया गया है। और मैंने, अगर आपने हमारा कोर्स परचेज कर रखा है ना और स्टार्टिंग से देख रखा है तो हमने इनके बारे में बताया है, ये सेक्शंस जो है कैसे डिटरमाइन होती हैं। भाई कोई भी एक्ट है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, कोई भी एक्ट है उसका जो सेक्शन 2 होता है ना वो डेफिनेशन की बात करता है। और बस थोड़ा सा आपको ये 13 और 36 को याद रखना है, ये हो जाएगा। अब 12 हमने जो पॉइंट बनाए हैं वो 12 पॉइंट बनाए हैं, उन पॉइंटों के आगे आपको लिखना होगा। तो देखिए, टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है ना। तो इसका हेड है बिजनेस प्रोफेशन का, उसको क्या बोलते हैं, पीजीबीपी हेड। तो पीजीबीपी हेड में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती हैं, वो उनको मैंने अपने खुद उसको 12 पॉइंट में बाइफरकेट कर दिया है। तो 12 पॉइंट में आपको बोलूँगा, आप उसको समझेंगे और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिंग ऑन बाय द एसएससी, ठीक है। इसका इट मीन्स करदाता द्वारा संचालित व्यापार एवं पेशे से आय। तो ये तो मैं आपका हो ही गया, ठीक है ना। तो इसको सेक्शन 28 फर्स्ट में बताया गया है और इसमें बोला गया है कि आप ये समझ लीजिएगा कि कर जो एसएससी होता है उसके द्वारा जो प्रीवियस ईयर में
प्रीवियस ईयर में किसी भी समय उसने अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन स्टार्ट किया है और उससे लाभ उसको हुआ है तो वो पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले पॉइंट में आपको क्या याद रखना है, कोई भी व्यक्ति है और उसने प्रीवियस ईयर में कोई भी पीजी प्रोफेशन या बिजनेस स्टार्ट किया है तो उससे होने वाला लाभ क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा इस हेड में। किस हेड में, पीजीपीपी हेड में। दूसरा क्या है कि अगर कोई पर्सन है और वो सेक्शन जो है 28 सेकंड में कंपनसेशन लेता है ना, कंपनसेशन प्राप्त कर पाता है। कंपनसेशन का मतलब है क्षतिपूर्ति वो प्राप्त कर पाता है। तो किसी भी व्यक्ति से, समझ रहे हैं, किसी भी व्यक्ति से, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं इसके बारे में, है समझा दूं मैं आपको। जैसे कि मान लीजिएगा आपको मैं बता दूं, जैसे मान लीजिएगा एक एग्जांपल मैं आपको दूं किस तरह से। जैसे मान लीजिएगा यदि कोई व्यक्ति है और भारतीय कंपनी का संपूर्ण होल, ठीक है ना, या पार्टली वो क्या करता है, प्रबंध करता है, तो उसके प्रबंध को समाप्त करने अथवा प्रबंध की शर्तों में परिवर्तन करने के संबंध में क्षतिपूर्ति का अगर उसको कंपनसेशन मिलता है ना तो वो उसकी इनकम मानी जाएगी। क्लियर। तो पहला पॉइंट आपने समझा कि कोई भी बिजनेस है, कोई भी एसएससी है, ठीक है, और कोई भी एसएससी है और वो कोई पीजीबीपी मतलब बिजनेस या प्रोफेशन चला रहा है और उसको इनकम हुई है, ठीक है ना, उसको इनकम हुई है तो इस साइड में टैक्सेबल होगी। कोई भी पर्सन है अगर उसको कहीं से कंपनसेशन मिला है तो कंपनसेशन मिला है लेकिन वो किसी भी बिजनेस से रिलेट करने वाला है, उसी के बिजनेस से। यहाँ पर मैं एक और मैं आपको एक सिंपल से उसमें बता दूं तो बहुत अच्छा रहेगा ना। जैसे मान लीजिएगा ये एक व्यक्ति है, मिस्टर ए है, समझो जरा, देखो सेक्शन 28 फर्स्ट तो आपको समझ में आ गया है ना। हाँ जी बिल्कुल, ये तो समझ में आ गया, आपने यही तो बोला है कि कोई भी पर्सन है और वो गत वर्ष में प्रीवियस ईयर में कोई अपना प्रोफेशनल बिजनेस चलाता है, उस हेड में उसको प्रॉफिट होता है तो वो आपका पीजीपीपी हेड की इनकम होगी और वो टैक्सेबल हो जाएगी, टैक्सेबल इनकम होगी। हाँ जी, टैक्सेबल इनकम होगी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब सेकंड है 28 सेकंड। ये 28 सेकंड जो है आपका सेक्शन, ये किसकी बात करता है, इसको समझ लेंगे। जैसे मान लो मिस्टर ए है, अब मिस्टर ए है और उनका एक बिजनेस था, अब बिजनेस था और वो बिजनेस को गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, कि भाई इस बिजनेस को हमें दे दो, तुम कोई और बिजनेस कहीं और यहाँ पे अपना स्टार्ट कर लो। अब कंपनी गवर्नमेंट ने इससे इसका बिजनेस ले लिया और इससे कह दिया कि तुम और हाँ अपना कोई बिजनेस और करो। तो अब ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट से तो ऊपर कोई है नहीं, तो जब इस गवर्नमेंट ने इसका बिजनेस टेक ओवर कर लिया यानी कि बिजनेस अपने कंट्रोल में ले लिया, तो इस व्यक्ति को कुछ पैसा दिया होगा, हाँ जी पैसा दिया होगा। तो वो जो इनकम है ना, इसको जो पैसा मिला है, मान लो 1 करोड़ 2 करोड़ का बिजनेस था ये और वो जो है नेशनली या राष्ट्र के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। और ऐसी कंडीशन में उन्होंने क्या काम करा गवर्नमेंट ने कि उसको ए से ले लिया, ठीक है ना, और इसको 5 करोड़ रुपए दे दिए। तो ये जो 5 करोड़ रुपए मिले हैं ये आपका पीजीपीपी की इनकम ही मानी जाएगी। जो कंपनसेशन मिला उसको एक्स्ट्रा 3 करोड़ रुपए, तो वो इसी हेड में टैक्सेबल होगा। बात समझ में आ गई, हाँ जी। अब तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई यहाँ पर पॉइंट नहीं रहा। अब देखिए सेक्शंस में लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है, सेक्शन हम लिख देते हैं और इसको आप थोड़ा सा कंसीडर करते हुए चलेंगे। मैं वैसा वो पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन अभी कराने हैं इसी टाइम, ठीक है, मतलब इस तरह से बोल के ही कराने हैं। और अगर आप चाहें तो हम आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड करा देंगे और ऐप पे तो हम पीडीएफ में ही प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना, जो जिससे स्टूडेंट जो है और भी अच्छे से देख सकें। सेक्शन 28 थर्ड, ये क्या है, जैसे मान लीजिए आपको पता है कोई बिजनेस होता है ना, तो बिजनेस का एक ट्रेड यूनियन बन जाता है,
भाई बिजनेस है तो उनके जैसे मान लो एक सेम बिजनेस है, जैसे मान लीजिएगा आपका जो है उसका डेयरी फार्म है, तो एक ही डेयरी फार्म तो ये बहुत सारे हैं। अब वो डेयरी फार्म जो है डेयरी से संबंधित है ना, डेयरी से संबंधित कोई भी सब लोग डेयरी से संबंधित बिजनेस करते हैं, और उसको उन लोगों को अगर डेयरी से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो उसके निपटान के लिए वो आपस में क्या यूनियन बना लेते हैं, यूनियन बना लेते हैं और अपना एक एक प्रतिनिधि भेज देते हैं। अब जब वो प्रतिनिधि भेजते हैं तो उस यूनियन की कहीं से कोई इनकम बनती है, तो वो उस पर्सन की इनकम नहीं बनेगी जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, वो उस बिजनेस की ही इनकम कहलाएगी, और इसको हम पीजीपीपी हेड में ही टैक्सेबल करेंगे। आई होप आपको समझ में आया ना? हाँ जी, समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं, कोई बात नहीं है। तो ये तीसरा भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ, ठीक है। हम इस तरह से 12 इनकम के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आप प्लीज़ थोड़ा बने रहना। नेक्स्ट आप समझ सकते हैं कि आपने है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन आपका रहेगा इसमें सेक्शन वैसे 3-4 बनते हैं इसमें जो मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्पेसिफिक रिसिप्ट रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड, स्पेसिफिक रिसिप्ट रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड। तो अब फॉरेन ट्रेड से संबंधित कैसे आपको मिल सकती है रिसिप्ट, तो आप समझेंगे। आपके पास में ना इंपोर्ट लाइसेंस था, आपने उसको बेच दिया। इंपोर्ट लाइसेंस आप जो है फॉरेन से माल मंगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने लाइसेंस बनवाया। अब उस लाइसेंस को आपने जो है बेच दिया, उस लाइसेंस को आपने क्या करा, बेच दिया। अब जब आपने उस लाइसेंस को बेच दिया, ना, तो बेच करके आपको इनकम आई, तो वो भी आपकी पीजीपीपी हेड में ही टैक्सेबल होगी, ध्यान रखना। तो स्पेसिफिक रिसिप्ट, आपको कोई स्पेसिफिक रिसिप्ट मिल गई है फॉरेन ट्रेड के मामले में, तो वो ट्रेड के मामले में होनी चाहिए, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी, अगर आपको इस तरह से कोई इनकम जनरेट हुई है। जैसे कि इनपुट लाइसेंस आपने बेच दिया, जैसे कि आपने कैश सब्सिडी मिली, आपको कैश सब्सिडी का मतलब समझ रहे हैं, भारत सरकार द्वारा सब्सिडी दे दी जाती है, राइट। तो वो अगर आपको मिली है, तो सर आज मैं पेपर करा रहा हूँ, तो देख लीजिए आप कोशिश करके, फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो कैश सब्सिडी की बात करें, ड्यूटी ड्रॉबैक, जो कैश सब्सिडी मिली गवर्नमेंट से, सब्सिडी आप सब लोग जानते हैं, जैसे गैस सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है ना, ऐसे ही जो प्रोडक्टर्स होते हैं जो एक्सपोर्ट करने के लिए जाते हैं, तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है, जिससे कि वो मतलब कोई भी अच्छा प्रोडक्ट बना सकें, अच्छी क्वालिटी का बना सकें और फॉरेन में जाकर बेच सकें, जिससे उनको फॉरेन करेंसी मिले, और फिर हमारे देश की हमारी इंडिया की जो पावर बढ़े, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। और ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ कस्टम एंड एक्साइज, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कस्टम एक्साइज क्या होता है, आपको पता है, जब आप इंडिया की सीमाओं को क्रॉस करते हैं तो कस्टम ड्यूटी लगती है, राइट। अब कस्टम ड्यूटी लगती है तो गवर्नमेंट क्या है कि अगर आप जो है मतलब आप जो है एक्सपोर्ट करते हैं, तो ड्यूटी की जगह आपको इंसेंटिव दिए जाते हैं, तो वो इंसेंटिव आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी, है ना, टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। और दूसरा है, अगर आपको ड्यूटी रेमिशन स्कीम मिली है, तो अगर उसमें लाभ हो गया है, तो वो भी आपको इनकम इसमें पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। तो मैंने जो आपको बताया है वो सेक्शन 3, इसमें 3 पॉइंट बताए हैं, सेक्शन 28 3 A B C, ये 3 पॉइंट जो बताएं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये किससे संबंधित हैं, अगर आपको फॉरेन ट्रेड से संबंधित कोई भी रिसिप्ट मिली है, तो उसमें उससे रिसिप्ट जो मिली है आपको, वो टैक्सेबल होगी, और सेक्शन ये है उसका, और वो कहाँ से टैक्सेबल होगी, पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। दूसरा है वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्यूसिट, ठीक है ना, सुविधा या अनुलाभ का मूल्य, वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्यूसिट। देखिए, अगर कोई आप पीजीपीपी चलाते हैं और उसके दौरान आप गैर कर्मचारी करदाता को यदि कोई सुविधा और अनुलाभ प्राप्त हो जाए, किसी व्यापार तथा पेशे के दौरान गैर
गैर कर्मचारी करदाता को, गैर कर्मचारी का मतलब है जो एम्प्लॉय नहीं है, नॉन एम्प्लॉय, एसएससी को यदि कोई सुविधा या अनुलाभ प्राप्त हो जाए जिसका मुद्रा में मूल्यांकन हो अथवा नहीं हो, तो ऐसी सुविधा या अनुलाभ के मूल्य को उस व्यक्ति की व्यापार पेशे की आय माना जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे सीए होता है तो सीए बताओ कंपनी का क्या, सीए का कंपनी का नौकर होता है? नहीं जी, सीए तो कंपनी का नौकर नहीं होता है, ठीक है ना। वो तो केवल क्या बुक्स ऑफ अकाउंट देखता है और उसके बेस पर अपना जजमेंट दे करके रिपोर्ट देता है, तो वो नौकर तो नहीं होता है। नौकर किसको कहते हैं? जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप हो, तो ये नौकर तो नहीं होता है। नहीं जी। अब उसको अगर कुछ पैसा मिलता है, उसको अगर कोई पर्किटुइज मिल रही है या कोई बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है ना, और आप उसको मनी में मेजर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस बात को ये मैटर नहीं करेगी, तो वो उसकी क्या होगी? तो वो उसकी इनकम होगी और वो उसकी पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल होगी। तो आप समझ रहे हैं, बिजनेस पीजीपीपी, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल होगी। मैंने कहा सीए को लेकर के, तो सीए भी तो पेशे में आता है ना, सीए पेशेवर होता है, ठीक है ना, तो उसी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। हम बात ये कर रहे हैं कि भाई पीजीपीपी हेड में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, तो हमने आपको 4 तो बता दी, 5वें में हमने आपको बताया सेक्शन किसके बारे में, सेक्शन 28 4 के बारे में। बात समझ में आ गई? तो क्लियर है आपको? हाँ जी, बिल्कुल एकदम से समझ में आ गया है। नेक्स्ट है आपका सैलरी बोनस इंटरेस्ट। सैलरी मिली, बोनस मिला, है ना, इंटरेस्ट मिला, कमीशन मिला, और एनी अदर कोई भी अगर और तरह का रेम्युनरेशन मिला टू पार्टनर फ्रॉम ए फर्म। अगर कोई सी फर्म ने अपने पार्टनर को सैलरी दी, बोनस दी, कमीशन दिया, ठीक है ना, कमीशन दिया या इंटरेस्ट दिया या अन्य किसी तरह का कोई रेम्युनरेशन दिया, तो वो क्या समझना, दिया, ठीक है। अगर वो देता है और देने के बाद में उसको पार्टनरशिप फर्म ने जब अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए और उसको एग्जम्प्ट कर दिया जाता है, ठीक है, टैक्सेबल नहीं होता है, यानी कि उनको लेस कर दिया जाता है, उसके बाद में टैक्स लगता है, इसका मतलब वो एग्जम्प्ट हो गए, वहाँ पे उनको टैक्स नहीं देना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें अगर उसको मिलती हैं, मान लो ये पार्टनरशिप फर्म है जी, ये मान लो मिस्टर ए और बी की पार्टनरशिप फर्म है। अब ये दोनों पार्टनरशिप फर्म में काम करते हैं, इनकी ये फर्म है, फर्म में और पार्टनर्स के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप नहीं होता है, यानी कि ये फर्म क्या है, एक साझेदारी संस्था है जो ए और बी की है, इसके ओनर ए और बी हैं। तो अब ए और बी इसके ओनर हैं, मालिक हैं, तो जब ये इसके दोनों मालिक हैं इस फर्म के, तो और ये फर्म इनको क्या देती है, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, ये सब कुछ दे रही है, तो क्या होगा, लास्ट में हम फर्म के अकाउंट्स बनाएंगे, अकाउंट्स बनाने के बाद में हम सरप्लस अकाउंट बनाएंगे, और जो पार्टनर्स को वो देती है, भाई बांटना होगा ना प्रॉफिट को, तो वो जब देती है उसको जो भी दिया है इन्होंने, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट वगैरह जो भी पार्टनरशिप फर्म ने दिया है अपने पार्टनर्स को, तो उसकी भी एक लिमिट है। ऐसा नहीं कि अब जैसे 12% है ना, और 12% तक आप दे सकते हैं रेम्युनरेशन वगैरह ये सब, तो उस तक वो दे दिया, तो वहाँ तो एग्जम्प्ट है, तो वहाँ वो लेस करने के बाद में प्रॉफिट आया, उस पर टैक्स लगा। इसका मतलब है कि इन दोनों को जो बोनस, कमीशन वगैरह ये सब मिला, वो उस पर टैक्स नहीं लगा, जिस पर टैक्स नहीं लगा। अब ये व्यक्ति मान लो ए है और ये अपना कोई प्रोफेशन चलाता है या और भी कोई बिजनेस चलाता है, ये तो पार्टनरशिप फर्म है, इसका बिजनेस अलग है, आपको पता है उसके रूल अलग अलग है कि ये अलग ही बिजनेस कोई चलाएगा, हाँ जी, कोई और बिजनेस भी ये चलाता है। अब वो बिजनेस ये इंडिविजुअली करता है, पार्टनरशिप नहीं है, अपनी खुद की बिजनेस है उसकी। तो इस पीजीपीपी हेड में जो उसको इनकम हुई है ना, वो इनकम, ठीक है ना, जो भी लाभ हुआ है प्रॉफिट, वो प्रॉफिट में इस व्यक्ति को इस पार्टनरशिप फर्म से जो भी मिला है बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट, वो भी इसकी इनकम में जुड़ जाएगा, क्योंकि वहां पर उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है, ठीक है ना, क्लियर। अगर हाँ पार्टनरशिप फर्म में टैक्स लग जाता है ना, यानी कि छूट नहीं मिलती है, और फिर वहां पर क्या होगा
फिर वहाँ पर उस इनकम को यहाँ पर नहीं लेके आया जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं लाया जाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर्स उसमें हैं और उनको जो बोनस कमीशन वगैरह मिला तो उसको अगर सरप्लस अकाउंट में माइनस करने के बाद में प्रॉफिट पर टैक्स लगा है तो इसका मतलब उनको वहाँ पर छूट मिल गई है। तो वो जो उनको जो भी मिला है सैलरी वगैरह जो मिली है वो ना तो सैलरी हैंड में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म और इनके बीच में रिलेशनशिप नहीं बन रहा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयमेंट का। तो वो जो टैक्सेबल होगी वो उसकी अगर इस ए का कोई अपना अलग पर्सनल बिजनेस है उसमें इनकम होती है तो उस इनकम में ये बोनस इंटरेस्ट ये सब उसमें ऐड हो जाएंगे और वहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये सेक्शन आपका कौन सा था, ये सेक्शन था आपका, ये सेक्शन है 28 का 5th। तो 5 बातें हम आपको बता चुके हैं, अभी 7 बातें और रह गई हैं। तो लगभग देखिए वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं अब आपको लिख के नहीं ऐसे बता दूंगा। सेक्शन 28 फिफ्थ ए में बताया गया है कि भाई आपका कोई बिजनेस है, उसके सामने भी एक बिजनेस है और आपको सामने वाले बिजनेस ने ये कहा कि भैया तुम हमसे कंपटीशन मत करना, हमसे 1 लाख रुपए ले लो। तो वो इनकम 1 लाख रुपए जो उसने दी है कंपटीशन ना करने के मामले में, तो वो इनकम उस पीजीबीपी की इनकम हो जाएगी, यानी उस बिजनेस की इनकम हो जाएगी। कीमैन पॉलिसी, कीमैन मतलब समझ रहे हैं आप, कीमैन पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है, कीमैन का मतलब होता है हमारे देश का कीमैन कौन है, जैसे कि हमारे देश के मोदी जी कीमैन है। कीमैन का मतलब है कि इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति कीमैन है ना, जिससे बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा चेंज हो जाए देश में, बहुत बड़ा चेंज लेवल पर। ऐसे हमारे बिजनेस है और उस बिजनेस में कोई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो बिजनेस के लिए, है ना, उनके लिए जैसे डायरेक्टर वगैरह या और भी हो सकता है कोई व्यक्ति। तो अब उसके ऊपर पॉलिसी ले ली है और उस पॉलिसी पर क्या होता है वापस वो मतलब पॉलिसी ले ली है कहीं उसको कुछ हो ना जाए, अगर कुछ हो गया तो बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, उसकी भरपाई बिजनेस कौन करेगी, इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो वो पॉलिसी ले लेते हैं ऐसे व्यक्तियों पर, ठीक है ना। लेकिन अब उससे कुछ पैसा उसको प्राप्त हुआ, जैसे पॉलिसी ले ली, जैसे आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लोगे तो कुछ पैसा मिलता है ना फिर, है ना, कोई जरूरी थोड़ी हम बीमा इसलिए कराते हैं कि मर जाएंगे उसके बाद मिलेगा, नहीं पहले मिल जाएगा, वो आप जानते होंगे खैर, राइट। तो कीमैन पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी पर अगर पैसा प्राप्त हुआ है तो वो पीजीबीवी हेड में होगा। तो 8 हो गई आपकी, ठीक है ना। अगर आपने जो स्टॉक है आपका, अगर उसको आपने जो है किस में चेंज करा लिया, उसको आपने कैपिटल एसेट में चेंज करा लिया। तो जैसे मान लो आपका स्टॉक है, ठीक है ना, स्टॉक है 1 लाख रुपए का और आप अपना बिजनेस बंद करके अब आप उस बिजनेस को बंद कर रहे हैं और उसके बाद में आप उसको जो है ना फिर अपना मतलब कैपिटल एसेट्स में चेंज कराना चाह रहे हैं। तो आज उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, ठीक है ना। आज इसकी वैल्यू अगर आप उसकी बुक वैल्यू देखें 1 लाख रुपए, लेकिन मार्केट में वो 1,20,000 का बेच जाएगा। तो उस पर जो लाभ हुआ ना वो भी पीजीपीपी की हेड की ही इनकम होगी, ठीक है ना, यानी कि मार्केट वैल्यू हम उसका देखेंगे। दूसरा है एनी सम्स रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ एनी कैपिटल एसेट्स विच हैज़ वी गॉट 100% डिडक्शन 35 AD। अगर आपने 35 AD के तहत कोई पूंजी संपत्ति से प्राप्त राशि, है ना, जिसकी आपको जो है कटौती मिल गई है 35A में, अंडर सेक्शन 35 AD में अगर आपको कटौती मिल गई है तो वो राशि भी आपकी क्या होगी, पीजीपीवी इनकम होगी, पीजीपीपी हेड की इनकम होगी। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस 45 थर्ड में बताया गया है कि भैया बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस अगर वो आपका सट्टे का व्यापार भी है ना तो वो भी उससे होने वाली इनकम भी पीजीबीपी हेड की इनकम होगी। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज। अगर आप जो है सिक्योरिटी जो होती हैं अंश शेयर वगैरह उनका खरीदना बेचना करते हैं तो उससे अगर आपको इनकम हुई है तो वो भी पीजीपी हेड की इनकम होगी। एग्जामिनर रेम्युनेशन, अगर आपको यानी कि पैसे के कारण कोई वकील है सीए वगैरह है, वैसे इसकी बातें में हमने पीछे भी बात कर ली है, उसको कोई रेम्युनेशन मिला है तो वो भी पीजीपीवी हेड की इनकम होगी। लेकिन वहाँ पर हमने बात की थी बेनिफिट और परक्यूटीज की और यहाँ पे हमने बात की रेम्युनेशन की, इतना बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन हुआ, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके चलिए, तो बहुत जल्दी से हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनकम फ्रॉम डिविडेंड। तो इनकम फ्रॉम डिविडेंड पहले क्या हुआ करता था कि पहले जो था सेक्शन आपका सेक्शन 115O में ये एग्जाम था, यानी कि कैसे एग्जाम था,
अगर कोई डिविडेंड मिलता है आपको इंडियन कंपनी से, देखो पहले डिविडेंड को दो पार्टों में बांटो, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंट्री। तो फॉरेन कंट्री वाला डिविडेंड तो टैक्सेबल होता ही होता है, ठीक है ना। लेकिन अब से पहले 2020 जो एक्ट आया उससे पहले जो इनकम फ्रॉम डिविडेंड जो था, अगर आपको 2020 से पहले का मैं प्रोविजन बताऊं तो वो सेक्शन 115 ओ में जो है एग्जेम्प्ट था। लेकिन किसका था, अगर वो इंडियन कंपनी से मिल रहा है। लेकिन उसके बाद में चेंज आया, है ना, चेंज आया। और अगर आपको डिविडेंड मिलता है अब इस समय इंडियन कंपनी से, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। और उसके भी लिए पहले आया 115, फिर आया 115 BB AD, ये सेक्शन आया। उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि भैया दो पार्टों में बांट लो। अगर डिविडेंड मिलता है 5,000 तक किसी भी व्यक्ति को, तो वो टैक्सेबल तो होगा, लेकिन उस पर TDS नहीं काटा जाएगा। लेकिन अगर 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 आपको देखो कंपनी जो है, अगर आपको 5,000 तक डिविडेंड देती है TDS नहीं काटा जाएगा। लेकिन 5,000 से अगर ऊपर वो देती है 5,000 से, तो TDS उसको काटना पड़ेगा। तो ये डिविडेंड के बारे में थोड़ा मैंने शॉर्ट में बताया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। रिगार्डिंग फॉलो, तो ये कह रहा है एक्सप्लेन क्लियरली, प्रोविजंस बताए गए हैं। तो प्रोविजंस, ये सेक्शन मैंने आपको थोड़ा बताया, इसको आप थोड़ा देखना, ठीक है ना। नेक्स्ट, डीम्ड इनकम फ्रॉम गिफ्ट। तो गिफ्ट के बारे में भी तो थोड़ा सा बता दूं। ये देखो इसमें मैंने 2 सेक्शन बताए, और बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने वाली थी, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको देखना है तो ऐप पे हम पूरा एक वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। पूरा ये कराना था, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो अभी मैं थोड़ा जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है ना। ये गिफ्ट के बारे में देखो गिफ्ट जो है, गिफ्ट को दो पार्टों में बांटा गया है। एक तो मूवेबल गिफ्ट होता है और एक इमूवेबल गिफ्ट होता है। मूवेबल गिफ्ट भी होता है आपका दो तरह का, एक तो कैश गिफ्ट होता है और एक होता है, यानी कैश में आप दे रहे हैं या फिर आप चेक के माध्यम से दे रहे हैं। तो गिफ्ट के बारे में आपने देखा होगा, मूवेबल, है ना, पढ़ा होगा। 1 मिनट। तो इसमें जो गिफ्ट का जो है 50, देखो गिफ्ट के बारे में थोड़ा सा आप इस विस्तार से लिखें ना, तो थोड़ा सा पहले तो ये समझ लीजिए गिफ्ट के बारे में कुछ अलग प्रोविजंस हैं। तो प्रोविजंस को मैं पूरा तो क्लियर नहीं करा पाऊंगा टाइम की कमी की वजह से, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। जो गिफ्ट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखो पहले तो आपको देखना है भैया गिफ्ट मिला कब है। अगर शादी विवाह पे किसी व्यक्ति को गिफ्ट मिला है तो वो एग्जेम्प्ट है, शादी विवाह पे, ठीक है ना, शादी पे। या फिर दूसरा है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई कब कब गिफ्ट आपको मिलता है और वो कब कब टैक्सेबल होता है। तो अगर आपको आपकी शादी पर कोई गिफ्ट वगैरह मिला है ना, तो वो जो है गिफ्ट अगर आपको मिला है, तो वो गिफ्ट जो है क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, शादी विवाह पे मिला है तो, ठीक है ना, ठीक है। और अगर कोई गिफ्ट मिला है आपके सगे संबंधी, मतलब आपके फादर मदर, सगे संबंधी, ब्लड रिलेशन रखने वाले आपसे, तो ऐसी कंडीशन में जो अगर आपको मिला है ना, ठीक है ना, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, वो भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, किसके अलावा किसी भी समय अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है तो उसके नियम हैं, रूल्स हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो उसके संबंध में जो है रूल्स दिए हुए हैं। तो रूल क्या है कि एक तो है आपका, देखो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि गिफ्ट को आप दो पार्टों में बांटेंगे, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। तो एग्जेम्प्ट कब कब होगी, या तो आपकी शादी पर मिला, या फिर आपके किसी, मतलब फादर ने, मदर ने या ब्रदर ने, यानी कि आपसे ब्लड का रिलेशन, दादा दादी से, ऐसे करके समझो। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि गिफ्ट की बात कर रहे हैं, डीम्ड इनकम फ्रॉम गिफ्ट, ठीक है ना, डीम्ड इनकम फ्रॉम गिफ्ट। तो हम गिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई गिफ्ट देता है, कब देता है, कभी भी देता हो, तो गिफ्ट आपको दो तरह से मिल सकता है। एक तो गिफ्ट मिलेगा वो जो एग्जेम्प्ट होगा, यानी जिस पर टैक्स नहीं लगेगा, और यानी कि जिसको टैक्सेबल इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा, और एक गिफ्ट होगा जो टैक्सेबल होगा। तो अब हम बात करेंगे टैक्सेबल गिफ्ट की। तो टैक्सेबल जो गिफ्ट होगा वो कंप्लीटली टैक्सेबल नहीं होगा, पार्सनली टैक्सेबल होगा।
ठीक है ना। यानी कि मैं आपसे ये कहूँ कि आपको अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो गिफ्ट को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी होगी आपकी पार्सनल टैक्सेबल और एक होगी आपकी एग्जेम्प्ट, यानी कि जिस पर टैक्स नहीं लगता। अब एग्जेम्प्ट वाली कंडीशन, एग्जेम्प्ट को हमने दो पार्टों में बांटा है। पहला पार्ट क्या बनेगा, पहला पार्ट जो आपका बनेगा, पहला पार्ट ये बनेगा कि अगर आपकी शादी विवाह पे आपको गिफ्ट मिला है तो एग्जेम्प्ट है, और अगर आपको गिफ्ट मिला है आपके दादा दादी, नाना नानी, है ना, चाचा चाची, या आपके फादर से गिफ्ट अगर मिला है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। बात समझ में आ गई? हाँ जी। दूसरा दूसरा अगर हम बात करें, गिफ्ट अगर मिला है और पार्सल टैक्सेबल होगा तो गिफ्ट जो है दो तरह का हो सकता है। एक तो मूवेबल हो सकता है जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, और एक हो सकता है इमूवेबल। तो अब उसमें लाइसेंस शुल्क देखना पड़ता है इमूवेबल में, और इसमें हमें देखना है 50,000, 50,000 से ऊपर है टैक्सेबल, 50,000 से कम है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लेकिन एग्रीगेट अमाउंट, और उसके भी प्रोविजन से थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, पढ़ के जाएंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और ये हमने आपको बताया। अगर आपको चाहिए बढ़िया तरीके का एक्सप्लेनेशन तो आप जो है क्या कर सकें, आपको करना होगा क्या, आपको एलयू अपडेट को करना पड़ेगा, ठीक है, और वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा फुल वीडियो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब देखो हानियों के, देखो हानि हो गई, ठीक है ना, किसी भी 5 हेड हैं हमारे, हाँ जी 5 हेड हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है ना, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है ना। 5 हेड है। अब पांचों हेडों में अगर आपको कोई हानि हुई है 5 हेड में, तो देखो इनकम टैक्स की हानि को प्रतिपूर्ति करने के रूल्स हैं आपके। सेक्शन बताता है 70 सेक्शन ये बताता है कि भाई आप जो है, जब अगर आपको किसी भी हेड में लॉस हुआ है तो सबसे पहले आप उसकी जो प्रतिपूर्ति करोगे, यानी कि क्या करोगे, आप जो है सेट ऑफ जब उसको करोगे तो आप कैसे करोगे, पहले आप करोगे सेट ऑफ हेड टू हेड, सॉरी सोर्स टू सोर्स। एक हेड है ना, एक हेड, देखो ये 5 हेड है। इनकम जो होती है इनकम टैक्स में जो इनकम होती है ना वो 5 हेड से होती है, हाँ जी 5 हेड से होती है। तो 5 जो आपके हेड होते हैं, तो एक हेड में सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आपसे कोई इंटरव्यू वगैरह में ये पूछ लेना कि इनकम के स्रोत कितने होते हैं, तो इनफाइनाइट है, उनका कोई लिमिट नहीं है। हेड 5 है लेकिन सोर्स आपके, ठीक है ना, मतलब अनंत कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को ले लूँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को ले ली, तो मेरे पास में 50 मकान है, मान लो 50 मकान है, तो मेरे सोर्स कितने हुए, सोर्स मेरे 50 हो गए इनकम के हाउस प्रॉपर्टी हेड में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सैलरी हेड है तो जरूरी नहीं मैं केवल एक ही पर्सन के यहाँ पे काम करूँ, सैलरी में कई लोगों के यहाँ पे काम करके ले सकता हूँ, ये लीगल है, ठीक है ना। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। तो आप कैसे इसकी प्रतिपूर्ति करोगे, तो आप जब क्या हो, मान लीजिएगा आपको किसी सोर्स से लॉस हो गया, तो उसकी जो आप इसको सेटअप करोगे ना, तो पहले आप सोर्स टू सोर्स में जाओगे। मान लो आपके 5 मकान है, एक मकान पे लॉस आ रहा है तो उसकी भरपाई आप दूसरे मकान से करोगे, अगर उस पर प्रॉफिट है, दूसरे प्रॉफिट नहीं तो तीसरे से करोगे, ऐसे करोगे। यानी कि पहले आप सोर्स टू सोर्स जाओगे, हेड के अंदर इंट्रा हेड सेटअप करोगे और फिर इंटर हेड सेटअप करोगे। बात समझ में आ गई? तो उसको करेंगे, और उसके संबंध में 8 हैं, सब 8 हमने बहुत अच्छे से बताए हैं। आप ऐप पे जाइए, आपको इस तरह के टेबल बना करके हमने आपको अच्छे से बताया है, ठीक है। तो इसको आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है ना। अब एडवांस टैक्स के बारे में बात कर लें। एडवांस टैक्स के बारे में बात करें तो ध्यान रखना, एडवांस टैक्स अगर किसी भी व्यक्ति की इनकम जो है, देखो पहले तो सेक्शन समझ लो, सेक्शन जो याद रखना है आपको 206 207 सेक्शन में बताया गया एडवांस टैक्स के बारे में। एडवांस टैक्स क्या होता है कि जब एडवांस टैक्स का मतलब ये समझ लीजिएगा कि जैसा कमाओ वैसा चुकाओ, यानी कि देख वैसे तो टैक्स लगता है, फाइनल टैक्स कैसे लगता है कि प्रीवियस ईयर में जो आपने कहा है, करंट ईयर में, है ना, प्रीवियस ईयर में जो आपने कमाया है उस कमाई पर, प्रीवियस ईयर में जो आपने कमाया है उस कमाई पर करंट ईयर की जो डेट आएगी उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है ना, टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ये भी कहती है कि अगर आपकी इनकम 10,000 रुपये से, सॉरी आपकी इनकम नहीं, अगर आपका जो टैक्स है ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी 10,000 और मोर है, अगर आप जो है टैक्स जो आपका टैक्स लायबिलिटी बनती है पूरे वर्ष में वो 10,000 या मोर बनती है, 10,000 से अधिक बनती है, तो आप जो है प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम पर, ठीक है ना,
जैसे जैसे कमाओ वैसे वैसे पे कर दो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका जो है 1/4/2024 से स्टार्ट हुआ ईयर, और जो प्रीवियस ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, और 31/3/2025 में कंप्लीट होगा। हाँ जी, ये कंप्लीट होगा। तो आप जैसे जैसे कमाओगे हर 2.5 महीने पर, जैसे आपने कमाया उस तरह से आप पेमेंट करते जाओगे। यानी कि जैसा कमाओ वैसा चुकाओ, तुरंत की तुरंत आप चुकाओगे। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी ओवरऑल पूरे साल की 10,000 या उससे ऊपर बनती है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन 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 अगर आप जो है मोर सीनियर सिटीजन है तो आपको इस चीज़ से छूट दी गई है, ठीक है ना। अगर आप मोर सीनियर सिटीजन है यानी कि आपकी जो एज है 80 वर्ष से ऊपर हो गई है, और आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा बन रही है, तो फिर आपको जो है आपको एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर। तो कोशिश हमने की आपको बताने की, ठीक है। तो ये हमने सारे क्वेश्चंस करा दिए, आई होप एकदम से क्लियर है। ओके, ठीक है साहब। तो देखिएगा आप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड नहीं करोगे ऐप तो फिर आपको पूरे डिटेल में वीडियो मुश्किल है मिल पाए। और वैसे आपकी इच्छा है, आप जो चाहें वो करिएगा। फिर भी हम तो आपको कह सकते हैं कि एकदम से जो एग्ज़ाम है आपके सिर पर है। और मैं समझता हूँ कि जो आपका ये सब्जेक्ट है अपने आप में बड़े सब्जेक्ट हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी आपका इसी में है ना, टैक्स भी इसी में है, और स्टैटिक्स भी इसी में है। तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, इसके लिए आप जो है वहाँ पे जाओ और अच्छे से वीडियो देखिएगा, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, क्लियर। ओके, थैंक यू।